हरियाणा सरकार के 2500 दिन पूरे होने के मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर संबोधन कर रहे हैं। ऐसा अवसर मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का दो दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। जब शुरू में मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो जैसे पहले से चलता आ रहा था, मुख्यमंत्री निवास पर, कार्यालय पर, सभी मंत्रियों के यहाँ, उनका चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, एक भीड़ लगी रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा हरियाणा उमड़ करके चंडीगढ़ आ गया है। जब पता किया तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता था। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहां बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आजादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आजादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा, टाइमली करना होगा, लोगों की जो तकलीफ है उसके अनुसार करना होगा, और उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो एक सुधारात्मक इस प्रकार से काम करेंगे कि जो नहीं करेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। एडवांस में बता रहा हूं, 1 तारीख कब है? परसों, कल 31 है, परसों है। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छूटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में हम देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उन पे व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है,
हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता है, जो वो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर, कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे एक शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में, तो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं, और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि, आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई कि सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहां के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं, उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और ये कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें, वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े, एक एक वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं, और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर, यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब वहां पटवारी जो है मेरा काम। हरियाणा के सीएम को सुना आपने, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 2500 दिन पूरे किए हैं हरियाणा सरकार, इस दौरान बेमिसाल काम किए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से घर तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई और हरियाणा में प्रगति की रफ्तार बढ़ी है। करोड़ों का निवेश इस दौरान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल जिस तरीके से चला, उस दौरान स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी तमाम तरीके की सुविधाएं घर घर तक पहुंचाई गई और काम किए गए। 2500 दिन हरियाणा सरकार ने पूरे कर लिए हैं। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने संबोधन किया और किस तरीके के कार्य किए गए हैं इन 2500 दिन के दौरान बेमिसाल रहे, ये कहा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। सीएम मनोहर लाल को सुना आपने, अपनी किस तरीके से कार्य किए गए हैं और किस तरीके से हरियाणा ने प्रगति की है, उस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भी कार्यकर्ताओं को से ये अपील की जाती है कि काम करें और अधिकारियों को तमाम निर्देश भी इस दौरान सीएम की तरफ से दिए गए। चलिए अब रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
देश और दुनिया में आज जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में सुबह आरती की गई। वहीं नोएडा के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार आज वो दोपहर 3:20 पर मथुरा पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन करने आज मथुरा जाएंगे। मथुरा के रामलला मैदान में 3 दिवसीय कृष्णोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मथुरा में करीब 90 मिनट ठहरने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 1 सितंबर तक भारी बारिश होगी। वहीं कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश होगी। देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा के दक्षिणी तट और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की पैरा शूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारत के एथलीटों ने बीते दिन 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचने वाले पैरा शूटर अवनी लेखरा को पीएम मोदी ने बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट आतंकियों पर फिर ड्रोन हमला किया। विस्फोट से लदे वाहन से जा रहे आत्मघाती हमलावरों को निशाना बनाया गया। इसमें एक अफगान बच्चे समेत 2 लोगों की जान चली गई है। हालांकि हमले के कुछ देर बाद तालिबान और अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक की है। काबुल में ड्रोन हमले पर अमेरिका ने कहा है कि आत्मरक्षा में कदम उठाया गया है, परिणामों का आंकलन कर रहे हैं। कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का आयोजन किया जाएगा। सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण ट्रेनिंग नोड 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं आज से 13 दिनों का सैन्य अभ्यास करेंगे। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से बिहार रेजिमेंट के 90 सैन्य कर्मी शामिल होंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से बुधवार तक अपनी 3 दिवसीय बहरीन की यात्रा पर होंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रों में नियमित परामर्श के जरिए अपने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के फैसले की बात हो रही है। यह फैसला भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की मीटिंग में लिया गया है, जिसकी सह अध्यक्षता एस जयशंकर और उनके बहरीन समक्ष अब्दुल तालिफ बिन रशीद ने की थी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एस तिरुमूर्ति ने उनका स्वागत किया। बता दें कि अगस्त महीने के बाद भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। इस बैठक में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का मुद्दा भी उठा सकता है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान मसले पर अपने हालिया बयान में आतंकी गतिविधियों से तालिबान का नाम हटा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन काबुल को सेफ जोन घोषित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। आप 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यात्रा का उद्देश्य लोगों को जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ एकजुट करना है। यात्रा का नेतृत्व दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के सांसद संजय सिंह करेंगे। अयोध्या में यात्रा राम मंदिर में कुछ देर रुकेगी। केंद्र के राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस अपने नेताओं के जरिए देश भर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर उठाने की योजना बनाई जा रही है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि देश की मूल्यवान संपत्तियों को बेचा जाना साबित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में केंद्र सरकार पूरी तरीके से असमक्ष है।
ममता बनर्जी की असम यात्रा से बीजेपी को फायदा होगा वाले बयान पर टीएमसी नेता सौगात रॉय ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा। सौगात रॉय ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक वोट, बंगाली वोट और असम में असमिया हिंदू वोट भी मिलेंगे। साथ ही कहा कि टीएमसी को भविष्य में असम में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी की तरफ से रची गई थी। ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोई गंभीर हिंसा नहीं हुई। देश में कोयला आयात इस साल 50% से बढ़कर 1.87 करोड़ टन पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत का कोयला आयात 1.25 करोड़ टन रहा। एम जंक्शन सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनय वर्मा ने कहा, जून में कोयले के आयात में उम्मीद के अनुरूप मामूली गिरावट आई। देश के 69 ताप बिजली घर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। 6 प्लांट तो ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक लगभग खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि टीकाकरण में राज्य का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। साथ ही कहा गया कि 30 नवंबर तक 100% आबादी को दूसरी खुराक दे देंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 45,064 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 457 लोगों की मौत हुई और 35,811 लोगों ने इस बीमारी को मात भी दी है। राजस्थान के करौली में पानी सप्लाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थानाधिकारी से शिकायत की। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 13 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। जयपुर में वक्फ और जन अभियोग निराकरण मंत्री ने कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। राजस्थान के नैनवा में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। राजस्थान के बूंदी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्थान के बीकानेर में ब्रिप फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को तीज महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस तीज महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। राजस्थान के करौली में बीजेपी बालघाट मंडल कार्यशाला में सशक्त मंडल अभियान कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के करौली में एक दिवसीय कन्हैया दंगल में गायक कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। राजस्थान के पाली में बीजेपी युवा मोर्चा के तत्वाधान खेल दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में 101 पौधे लगाए गए। राजस्थान के पाली में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को पकड़कर पिस्टल भी जब्त की। कर्नाटक के जमखंडी में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के 4 भाइयों की हत्या का मामला सामने आया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। कर्नाटक के सिंदगी में बलात्कार मामले में गिरफ्तार आरोपी की मौत होने से जेल में सनसनी मची। वहीं एसपी ने मृतक के परिवार वालों को जांच का आश्वासन दिया। राजस्थान के देचू में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें कुल 70.25% मतदान हुआ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न तो मंडियां बंद हुई और न ही एमएसपी खत्म किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को लाइटों से सजाया गया और पुलिस अतिरिक्त बल के साथ ड्यूटी लगाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में मां अमृता आनंदमयी अस्पताल 2 बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन ने मुक्त कराया। साथ ही ठेकेदार पर बाल मजदूरी कराने पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में ड्यूटी पर तैनात कंपनी के गार्ड की संदिग्ध हालत में मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। झारखंड के लातेहार में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरा, जिसके चलते ट्रक चालक और उपचालक बाल बाल बचे। झारखंड के बरवाहड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का विधायक के द्वारा शिलान्यास किया गया। साथ ही विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला भी जलाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायकों के विरोध में नरेश टिकैत ने विवादित बयान देकर कहा कि जो भी पंचायत में गड़बड़ी करेगा उसकी पिटाई भी कर देंगे। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी द्वारा योग संदेश यात्रा कार्यक्रम के दौरान योग शिविर लगाया गया और लोगों को निरोग रहने के लिए भी संदेश दिया गया। यूपी के बस्ती में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ के कारण परेशान ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण दूषित पानी के कारण गांव में लोगों की तबीयत खराब होने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के कासगंज में पुलिस ने ट्रेनों में लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही लुटेरों के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। यूपी के कासगंज में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में वामा सारथी एसोसिएशन द्वारा खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। यूपी के बलिया में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। प्रधान ने बुजुर्ग बाढ़ पीड़ित को लात घूंसों से पीटा, जिसका वीडियो वायरल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस को गोली से घायल किया। यूपी के देवरिया में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हफ्ते के पहले दिन बाजार मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स 56,329 पर और निफ्टी 16,775 पर खुला। लाल सेंसेक्स 330 अंक चढ़कर 56,450 पर और निफ्टी 100 अंक चढ़कर 16,800 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 49 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपये 92 पैसे है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 52 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 99 रुपये 20 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 82 पैसे है। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 6वीं सीरीज की बिक्री आज यानी 30 अगस्त से शुरू होगी, 3 सितंबर तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए 4,732 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। देश में नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक बड़ी खबर है। बता दें कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे ने 58 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। अब नए नियम के तहत पेंशन स्कीम में 70 साल की उम्र तक एनरोल किया जा सकता है। भारतीय एयरटेल के निदेशक मंडल ने 21,000 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है। इसमें 530 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है। सैमसंग ने अपने अनपैक्ड इवेंट में नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 3 5G और गैलेक्सी Z फ्लिप 3 5G लॉन्च करने के बाद इन दोनों फोन्स को प्राइमरी फोन की तरह इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बार फिर वापस लौट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई कि वह तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने एयरपोर्ट के भीतर कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और वह शांतिपूर्वक नियंत्रण करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिकी सेना बाहर निकल रही है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तालिबान अब अफगानिस्तान में शासन करने की पूरी तैयारी में है। संगठन जल्द ही नई कैबिनेट की घोषणा कर सकता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सहित कई देशों द्वारा अपने नागरिकों और सैनिकों के निकाले जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बीच देश में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच तालिबान ने कहा है कि वह 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को बाहर निकालने देगा। शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कजई का बयान तालिबान भारत के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को बरकरार रखना चाहता है। अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार सुबह फिर रॉकेट दागे गए। सुबह करीब 6:40 पर काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला किया गया। इन रॉकेट्स को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट की ओर दागा गया था।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा पार से आतंकियों ने भारी गोलीबारी की है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान मारे गए। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपने मुख्य परमाणु रिएक्टर के संचालन को फिर से शुरू कर दिया है। परमाणु नीति के बीच एक बार फिर से अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने की धमकी दी थी। चीन ने अपने जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों के लिए नए और सख्त नियम जारी करके तनाव को बढ़ाने का एक और मौका तैयार किया। एक्टर अनुपम खेर इन दिनों अपने शो जिंदगी का सफर की शूटिंग में बिजी हैं। इस दौरान अनुपम ने बताया कि मेरे पास मुंबई में अपना अपार्टमेंट तक नहीं है। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर के फैंस उनके बॉलीवुड डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शनाया अपना डेब्यू करण जौहर की फिल्म से करने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। यह फिल्म बुक द लास्ट क्वीन पर आधारित होगी। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने अपने कातिलाना अंदाज से जीता फैंस का दिल। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किए हैं। हिना खान ने सोशल मीडिया पर येलो ड्रेस में तस्वीरें शेयर की है। उनकी ये तस्वीर फैंस को बेहद पसंद आ रही है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 19 साल की शूटर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में पहला स्थान हासिल किया। अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खाते में 2 और मेडल डाल दिए। देवेंद्र झाझरिया ने रजत तो सुंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इसी के साथ भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 मेडल जीत लिए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को मेडल दिलाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मूक बधिरों के लिए खास समाचार।